तो डियर अगले लेक्चर में चलते हैं थर्मोडायनामिक्स में, थर्ड लेक्चर आई सपोज। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात क्या की थी, एनीबॉडी यू के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो यू फिर हमने किया था यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आइसोलेटेड इंसुलेटेड सिस्टम का अलग है, फ्री एक्सपेंशन का अलग फॉर्मूला था, सब कुछ हमने किया था। नेक्स्ट पार्ट वी हैव यू हो गया ना। नाउ वी हैव एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। ब्रैकेट में टू एच, अच्छा एंथैल्पी चेंज है, यस डेल्टा एच, वेरी गुड। डेल्टा एच, एच क्या है? कल्ला एंथैल्पी, राइट। तो ब्रैकेट अभी नहीं लिख लो, इसको थोड़ा सा लिखते हैं। द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी and PV energy of any system, PV energy of any system under given set of conditions is called enthalpy। Also known as heat content of the system। Also known as heat content of the system। इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। स्टेट फंक्शन शायद पता नहीं आपको, है ना, बात नहीं की ना हमने स्टेट फंक्शंस की। स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स याद है? पहले लेक्चर में क्या था कि उसकी वैल्यू जो फर्स्ट और लास्ट पे डिपेंड करती है, बीच में कैसे आए आपको मतलब नहीं है। आप घर से इधर आए हो, कैसे आए आई डोंट केयर, तो वही चीज आती है आपकी। तो अब लिख लो आगे, इट इज अ कौन सी प्रॉपर्टी? It is a state function and an extensive property। Its value depend upon, जयंती कौन सी प्रॉपर्टी बोल रही? मतलब डिपेंड करेगी, है ना। तो its value depends on amount of substance, chemical nature of the substance, chemical nature of the substance and conditions of temperature and pressure। conditions of temperature and प्रेशर कंडीशन जो भी है, दिस इज प्रेफर्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री रिएक्शंस आर कैरिड आउट most of the chemistry reactions are carried out at constant pressure।
डेल्टा एच भी किसके रिलेटेड रहता है, किसमें रहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। दोबारा से इसको याद करने का तरीका क्या है, ब्रैकेट में लिख लो यूवी, यूवी रेंज पता है, युवराज सिंह पता है आपको, कुछ भी याद कर लेना, यू के बाद भी आता है, तो यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एच एट कांस्टेंट एचपी, पेट्रोलियम भी याद कर सकते हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ना। नेक्स्ट इट इज आगे, इसी के आगे, it is not possible to determine the absolute value of it is not possible to determine the absolute value of enthalpy of a system because absolute value of u is not known. u कल्ला पाया जाता है नहीं, डेल्टा u पाया जाता है, डेल्टा h भी नहीं पाया जाएगा, क्यों, क्योंकि h भी नहीं पाया जाएगा, क्यों, क्योंकि u नहीं पाया जा सकता। डेल्टा क्या लिखा है, not known because value of u is not known, है ना, because absolute value of internal energy is not known, but change in enthalpy, इसके आगे, but change in enthalpy can be determined तो आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये लिखिए। ऑल्सो एकदम डेल्टा H का फॉर्मूला क्या आएगा, H ऑफ P माइनस H ऑफ R। P बोले तो क्या प्रेशर, अच्छा R बोले तो रेट, और कुछ भी मतलब HP एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये यूवी वाला कंसेप्ट लिख दिया हमने, इशप्रीत, यूवी और एचपी डन। नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अगली हेडिंग है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यस, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज, डेल्टा H नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अभी आप पढ़ के आए हो, डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। ये नेगेटिव कब होगा, जब किसकी ज्यादा वैल्यू है, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट की वैल्यू सपोज 100 है, इसकी वैल्यू 80 है, यानी कि 100 से 80 की तरफ गया, बट एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, बाकी 20 कहाँ पे भेजेगा वो, सराउंडिंग्स। अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे, उसकी एनर्जी कम होगी। किसकी, प्रोडक्ट्स की। आपको अल्टीमेटली क्या बोला, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी, क्योंकि उसने बाकी एनर्जी सारी किसको दे दी, सराउंडिंग्स को। ये क्या बोली जा रहे हो, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जाता है तो वो एनर्जी कम हो रही है प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, बाकी एनर्जी कहाँ पे जाएगी, सराउंडिंग। इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, HP माइनस HR, क्या मतलब 80 माइनस 100, समझ आ गया। अब लिखो प्लीज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। The chemical reactions
the chemical reactions which proceed with evolution of heat are called exothermic reactions. A plus B given raised to C plus D plus Q ऐसा भी लिखा हो सकता है। देखो कभी सब्जी लेने गए हो, 1 किलो का बट्टा रखा उसमें, दूसरी साइड सिर्फ एक एप्पल रखा है, बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, एक एप्पल बहुत हल्का होता है इस पे। तो अगर आप देखो ऑब्वियसली किस साइड ज़्यादा होगा? बट्टे वाली साइड, वेट वाली साइड। बट हम लोग क्या करें, एप्पल की साइड ऐड करेंगे तभी बराबर आएगा। इसमें किसमें एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कि प्रोडक्ट की? किसकी ज़्यादा है? अभी तो बता क्या कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग एक्सोथर्मिक, किसकी एनर्जी ज़्यादा, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट? रिएक्टेंट की एनर्जी इसकी क्या है, कम है। तो ऐसे नहीं हो गया, हम चाहते हैं बैलेंस हो जाए, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, प्लस क्यू, हीट लगा दी। लिख लो। Next we have energy release is expressed in joules or kilojoules. Joules or kilojoules. Next, endothermic reactions. Endothermic reactions. When the reaction is carried out, नहीं ऐसा नहीं कहें। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की डेफिनेशन लिख लो। The heat the chemical reactions which proceed with the absorption of heat energy are called endothermic reactions. अश्विन बताना मेरे को, इसमें किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? उसने कहा रिएक्शन इस साइड जाता है, जैसे भी जाता है वो एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, अब एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी कि कम होगी? एब्जॉर्ब करना बढ़ेगी ना। अगर इस मार्कर ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका वेट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो अगर इसने एनर्जी, अगर आप देखते हो एब्जॉर्ब की है, तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी कि प्रोडक्ट्स की? इसलिए बैलेंस करने के लिए ये नीचे चला गया, इसको इधर बैलेंस करने के लिए क्या लिखते हैं, प्लस हीट लिख लो। नेक्स्ट, for exothermic reactions, delta H is equal to negative for endothermic reactions, delta H is equal to positive
नेक्स्ट अब अगली हेडिंग अब ये समझ आ गया, इसमें आज से कुछ काम नहीं आएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए डेल्टा एच कब नेगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है। लिखो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, thermochemical equations इसकी डेफिनेशन, केमिकल इक्वेशन इन विच, मतलब क्या थर्मो का मतलब क्या होता है यार, थर्मो क्या मतलब है, ओए थर्मो का मतलब हीट, थर्मोमीटर, थर्मो, केमिकल का मतलब, केमिकल का मतलब क्या है, कोई रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हो और साथ में आप कुछ लिख देते हो कि एनर्जी कितनी चेंज हुई थर्मोमीटर के हिसाब से, मतलब टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, कुछ भी है तो उसको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ये पूछा जाता है डायरेक्टली, ये बच्चा इग्नोर कर देता है, हमें लिखी गई है ना लाइन, बट ये पूछ लेता है क्वेश्चन। तो लिखो प्लीज थर्मोकेमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन व्हिच इंडिकेट्स chemical equation which indicates the amount of heat which indicates the amount of heat evolved or absorbed during the chemical reaction in addition to quantities of reactants and products done. For example, SO2 plus O2 giving rise to 2SO3 or plus 694 kilojoule. लिख लिया इस पे डन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, नेक्स्ट देखो रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। अभी सिर्फ हम चल रहे हैं धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स की ओर। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या था फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, ऐसे ना। ये फॉर्मूला भी हमने किया था। और PV इज इक्वल टू क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। तो उसी से हम रिलेशन लिखने जा रहे हैं। तो हमारे पास है PV इज इक्वल टू nRT, तो P डेल्टा V को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा nRT कह सकता हूँ। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, है कि नहीं।
हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा यू, एच क्या है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा यू क्या, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा एन जी आर टी, वेयर डेल्टा एन जी change in gaseous number of moles, gaseous number of moles. हो गया एकम चेंज इन गैसियस नंबर ऑफ मोल्स, ये डेल्टा एन जी आ गया। क्वेश्चन करना, the heat produced by burning 1 mole of liquid ethanol, 1 mole of liquid ethanol in oxygen gas to produce carbon dioxide gas, to produce carbon dioxide gas and liquid water, and liquid water at 1 bar and heat is 1367 kilojoule per mole. Write a thermochemical equation. Thermochemical equation. अगला, what mass of ethanol be burnt? What mass of ethanol be burnt to get 4000 kilojoule of energy? 4000 kilojoule of energy या heat, kilojoule of heat. क्या देख रहे हैं, कर 2 मिनट सोचो, बन जाएगी। चलो लिखते हैं, इथेनॉल को किससे ट्रीट करवाएगा, जल्दी बोलो। वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड क्या बोला है, H2O। बैलेंस करते हैं, कितने कार्बन्स, दो कार्बन्स, कितने H है इधर 6, तो इधर 3H लगाते हैं, बाकी जो बचा वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इधर है 1 नहीं 1 बाद में लिखेंगे, इधर कितने हैं 4 एंड 3 7 में से एक तो इधर लगेगा ही लगेगा, कितने लगे 6, ऐसे कैसे आएगा 6 कैसे आएगा, इधर क्या लगा दिया 3 हो जाएगा, दैट्स इट। ये कौन सी क्वेश्चन है, थर्मोकेमिकल, बट और भी कर सकते हो, उसने लिक्विड बोला, इसको गैस होती है, ये भी गैस है और ये भी क्या है लिक्विड, और अच्छा हो गया। ये थर्मोकेमिकल है कि नहीं है,
हाँ यस, हीट इतना जरूरी है तभी। अब इसमें डेल्टा एच कितना दिया हुआ हमें, माइनस 1367 किलो जूल पर मोल, ये लिखिए। ओके, ये बच्चा कह रहा है माइनस क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में 1367 दिया, मैंने इधर माइनस 1367 लिया, क्यों लिया, पढ़ो क्वेश्चन। हाँ, हीट इज प्रोड्यूस, समझ आ गया। और वैसे भी आपको वैसे बता रहा हूँ, चलो ये तो लिखा होगा हमेशा, इस पे जब भी किसी भी चीज को आग लगाते हो ना, कभी भी देखना उससे एनर्जी निकलती है, तो एवरी कंबस्शन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इसमें मैं किसको आग लगा रहा हूँ, इथेनॉल को, पेट्रोल को आग लगती है, क्या मिल रही है, एनर्जी। तो सब चीजों में भाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे। अब एक पार्ट तो हो गया अपना, दूसरा क्या बोला उसने, कितनी एनर्जी, कितने मोल्स या कितना मास चाहिए 46,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। 4,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करने, 1367 किलो जूल प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल्स चाहिए इथेनॉल के, ये देखो 1367 के लिए कितने मोल्स चाहिए, 1367 के लिए 4000, एक के लिए 4000 बाय, सॉरी गलती हो गई, 1367 के लिए कितने मोल चाहिए 1, इसके लिए 1/4 इनटू 4000 के लिए कितने मोल्स चाहिए, इतने मोल्स चाहिए, राइट। ऐसे ही है इश्पित, है ना, इश्पित ऐसे ही है ना, ये नहीं समझा तो दोबारा से समझ लो ना। 1367 एनर्जी से कितने मोल्स आ रहे, मतलब एक मोल से कितनी एनर्जी आ रही, इतनी एनर्जी एक मोल से आ रही, इतनी एनर्जी कितने मोल से आएगी, 4000। ये लिखा नहीं हुआ, आगे ये क्या आ गए, मोल्स को इनटू 46 कर दो, जो कि इसका मोलर मास होता है, वो मास आ जाएगा ग्राम आंसर। करना है एक और क्वेश्चन। For a gaseous reaction, (2A2 plus 5B2 giving rise to 2A2B5 at 27 degrees Celsius, comma, the heat change at constant pressure is minus 50160 joules. कैलकुलेट डेल्टा यू, ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी चेंज, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। 2 मिनट दे रहा हूँ, एक हिंट दे देता हूँ, क्या निकालना है, डेल्टा यू। ये वैल्यू कुछ दी हुई है, कांस्टेंट प्रेशर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आपको फॉर्मूला लगाना है डेल्टा एच डेल्टा यू का, लगाओ आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। पहले ये देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच साइड पे लिख लो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। व्हाट डू यू मीन बाय जी? 44 आंसर, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 44 गलत है मेरे पास, नहीं आंसर। हाँ जी, डेल्टा एन क्या होता है, चेंज इन गैस, जी मतलब गैसियस नंबर ऑफ मोल्स, कितने गैसियस मोल्स है राइट साइड। ये सारा मैंने क्या बोला, ये सारा कुछ क्या है, गैस, सारा लिखा हुआ। राइट साइड कितने मोल्स हैं,
2 और लेफ्ट साइड कितने हैं 7, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। पहला ये क्लियर। आर कितना आएगा 8.314, ये किस में दिया हुआ है जूल्स में। हमारे पास एनर्जी यहाँ पे भी क्या है जूल्स, सेम है। आर टेम्परेचर कितना है आपका 27 + 273 दैट इज 300 केल्विन। केल्विन में ही लेना इस चैप्टर में टेम्परेचर, तो आप कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। डेल्टा एच की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है -160 माइनस आगे क्या आएगा 5RT। इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आपका आ जाएगा इट विल बी 3 नहीं आएगा उधर 5 की जगह रिएक्टेंट -1। अच्छा हम एक सेकंड ये वैल्यू किसकी दी हुई है डेल्टा एच की दी है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक सेकंड डेल्टा एच की वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस मतलब प्लस वो माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आ रहा है -37689 जूल्स। हो गया माइनस में है ना। नेक्स्ट हीट कैपेसिटी, अगला टॉपिक है हीट कैपेसिटी। डियर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, लेट्स सी वो समझते हैं। जयंती मैंने आपको 1 ग्राम वाटर दिया और कवर करके मैंने 100 ग्राम दिया। वाटर सेम जगह से उठाया गया, जहाँ से मैंने चाहे वो इधर से उठाया चाहे उधर से, बट जो जहाँ से भी उठाया उसका कुछ पोर्शन आपको क्योंकि 1 ग्राम और उसको कितना दिया 100 ग्राम। मैंने दोनों को हीट करना शुरू किया। दोनों का मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए या 90 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए, इसमें क्या बोला मैंने नहीं उससे पहले क्या किया गया हमने अरे इसको 1 ग्राम दिया, इसको 10 ग्राम क्या 10 ग्राम क्या दिया 10 ग्राम नहीं दिया 100 ग्राम। 100 ग्राम। दोनों को मैंने कहा कि भाई तुम लोग अपना अपना हीट करो और इसको टेम्परेचर कितना लेके आओ 90 डिग्री। वो बच्चा कह रहा है मेरा तो मैंने कहा टाइम भी नोट करना, वो कह रहे हैं मुझे 2 मिनट लगे, ये कह रहा है मेरे को 2 घंटे लगे। Why he has taken more time? Because amount was more. तो हीट जितना ज़्यादा अमाउंट लिया उतनी ज़्यादा रहेगी, तो एक्सटेंसिव होगी, एक्सटेंसिव होगी ना, जितने ज़्यादा लिया उतना हीट भी तो क्या लगेगी ज़्यादा। तो अब मेरे पास क्या क्वेश्चन है, ऐसा वाटर या कोई भी एलिमेंट है जिसको हमने डिफाइन कर लिया भाई हमने हमेशा कितना ग्राम लेना है 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम यानी कि वाटर दिया इसको और इसको भी वाटर दिया, बट इसको मैंने 500 ग्राम दे दिया, इसको कितना दिया 1 ग्राम। तो दिक्कत आ रही थी कि नहीं आ रही थी, दोनों की हीट में फर्क आएगा कि नहीं आएगा। बट हमने क्या किया एक नया टर्म निकाल दिया, वो है हीट कैपेसिटी, जिसमें क्या आएगा डेफिनेशन कि आपको अमाउंट कितना फिक्स कर दिया 1 ग्राम। 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर अगर 74 है तो 74 से 75 पे जाने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, उसको हम क्या बोलते हैं हीट। दोबारा से क्या होगी हीट कैपेसिटी, एनर्जी रिक्वायर्ड। इन शॉर्ट 1 डिग्री बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन भी हो सकता है 1 सेल्सियस भी हो सकता है। बच्चा कहता है ये कैसे हो सकता है, सेल्सियस और केल्विन में तो 273 का फर्क आता है। अब देखो 37 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस कितना गए, गैप कितना आया 1। 37 का कर लोगे अगर आप 273 ऐड कर दोगे और इसमें भी 273 ऐड कर दोगे, वैल्यू गैप कितना रहेगा वो 1 सेम रहेगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू चेंज या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट क्या देता हूँ, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कितना 1 ग्राम फ्रॉम 1 या
थ्रू 1 डिग्री कुछ ऐसा आएगा, तो वो क्या आ जाएगी हीट कैपेसिटी। अभी लिखेंगे प्रॉपर्ली। अब अगर मैंने मोलर हीट कैपेसिटी बोल दिया, अच्छा सॉरी मैंने हीट कैपेसिटी बोल दिया स्पेसिफिक हीट, उसको क्या बोल दिया हमने स्पेसिफिक हीट। आएंगे सारा। अभी हमने हेडिंग क्या लगाई हुई है हीट कैपेसिटी, इसके अंदर हीट कैपेसिटी भी आएगी, स्पेसिफिक हीट भी आएगी और एक मोलर हीट कैपेसिटी भी आएगी। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? 1 मोल के, समझ रहे हैं? दोबारा से हीट कैपेसिटी रैंडम, स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम 1 मोल, समझ आ गया? तो सबका फॉर्मूला वैसा ही है, सेम से ही है, लिखते हैं प्लीज। हीट कैपेसिटी नहीं, हीट कैपेसिटी बोला, स्पेसिफिक नहीं बोला। हीट कैपेसिटी heat capacity is defined as quantity of heat required to raise its temperature through 1 degree Celsius तो क्या लिखोगे? C is equal to Q by delta T। क्या बोला उसने? हीट फॉर या थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, यही है। डिनोटेड बाय कैपिटल C, कैपिटल आगे वर्ड लिख देना, आपको पता नहीं चलेगा आपका C छोटा है क्या बड़ा है। डिनोटेड बाय कैपिटल C। आगे लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आएगा? 1 ग्राम, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of substance, temperature of 1 gram of a substance through कितना? 1 Kelvin or 1 degree Celsius। Units of capital C, यूनिट्स ऑफ कैपिटल सी क्या आएगा? यस, क्या आएगा? जूल पर केल्विन। वेरी गुड, जूल पर केल्विन, ठीक है। ऐसे यूनिट के बारे में बात करो। यूनिट्स ऑफ स्मॉल सी कितना आएगा? स्मॉल सी क्या होता है? स्पीड ऑफ, अच्छा हाँ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब थोड़ी बोल रहा है यार, फिजिक्स कर रहा है या पीसीएम कर रहे हो। डियर्स ऊपर जहाँ पे स्पेसिफिकेट लिखा ना, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी, it is denoted by small c। फॉर्मूला भी करवा देता हूँ। c is equal to q by delta t, साथ में m नहीं आ जाएगा? m क्या बताता है? पर ग्राम। पर ग्राम, एक ग्राम के लिए इसलिए हमने m लिखा है, मेरा m इज मास, पर ग्राम हो जाएगा। अगर 7 ग्राम है तो हम डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 7, तो पर ग्राम आ गया। अश्मित इसका आंसर क्या आ जाएगा? जूल पर केल्विन पर ग्राम। किलोग्राम मत लिख देना, क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या कह रही है? पर ग्राम। यूनिट्स भी समझ आ गए। नेक्स्ट, इससे एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इधर से देखना, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी लिख सकता हूँ। Q is equal to mc delta t। नेक्स्ट, मोलर हीट कैपेसिटी।
हीट कैपेसिटी को कैसे लिखा था हमने? अरे कॉपी पेस्ट भी नहीं करना आ रहा। बिग सी, कैपिटल सी, और पैर पे क्या लगा दिया मैंने? एम। क्या बना रहा है वो? मोलर हीट कैपेसिटी, ब्रैकेट में लिखो CM। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 degree Celsius. Can I write it as CM is equal to C into molar mass? लिख सकते हैं। ये छोटा सी डाला है कि कैपिटल सी डाला है? बड़ा सी। ये छोटा ये कितने ग्राम्स के लिए था? 1 ग्राम इनटू मोलर मास, मोलर हीट कैपेसिटी। एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोजूल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोजूल रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम required to raise the temperature of 60 gram of aluminum from 35 degree to 55 degree Celsius. degree Celsius. Molar heat capacity of aluminium is molar heat capacity of aluminium is 24 joule per mole per Kelvin. Joule per mole per Kelvin करना। इस पे कौन सी वैल्यू निकालनी है? Q की वैल्यू निकालनी है। किलोजूल रिक्वायर्ड, इसको करने के 2 मेथड्स हैं, जो मर्जी करो जल्दी। 35 to 60। ये 2 तरीके हैं। क्या फॉर्मूला, क्या आपको पता है क्या निकालना है? जल्दी बोलो। हीट का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। यहाँ पे C मोलर हीट कैपेसिटी है कि स्पेसिफिक हीट है? यहाँ पे स्पेसिफिक हीट। Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T में C जो है वो छोटा है, वो स्पेसिफिक हीट है। हमें कौन सा वैल्यू दी हुई है? मोलर हीट कैपेसिटी, राइट। तो अब आपको ये भी बताया था मोलर हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होता है? स्पेसिफिक हीट इनटू मोलर मास। अगर मैं मोलर मास से मोलर हीट को डिवाइड कर दूं वो स्पेसिफिक हीट आ जाएगी। तो स्पेसिफिक हीट, मास कितना हमारा? 16। स्पेसिफिक हीट क्या आएगी? मोलर हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास। कितना होता है मोलर मास? एल्यूमिनियम है ना, लिखा है ना हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम लास्ट में। एल्यूमिनियम आ गया इसका 27। डेल्टा टी कितना है? 20। ये आंसर आ जाएगा आपका, ये जूल्स में आ जाएगा। किलो जूल में कर लोगे डिवाइडेड बाय 1000। टेम्परेचर कैलकुलेशन जो मर्जी कर लिए। गैप कितना रहेगा? डेल्टा टी है, डेल्टा टी 35 से 55 जितना मर्जी कर ले। वैल्यू क्या रहेगी इसकी गैप की? 20। समझ आया? प्रश्न में समझ आया? अब दूसरा मेथड क्या था? आप इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देते मास को, तो ये आपका बन जा रहा था 60 बाय
27। उस केस में ये क्या बन जाती है तुम्हारी मोलर हीट कैपेसिटी, बात तो एक ही है। वो बात एक ही है। तभी दोनों मेथड्स हैं, जैसे मर्जी कर लो। मेरे को थोड़ा इजी ये लगता है कि सी को आप मोलर हीट कैपेसिटी के साथ रिलेट कर लो, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, उसके साथ रिलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आगे आंसर, इसका आंसर है 1067 जूल्स। ओके, तो ये था आपका आज का लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।